Okay, so we had completed, I think, 10, 11 sessions by now, I think, or around that. Okay. Now, today's session that we are discussing on is liquidity risk management framework. Okay. As I said earlier, liquidity risk is one of the most crucial risk for NBFCs. पिछले regulation, when we are discussing on the capital regulation, पिछले दो sessions, या उसके पहले, we have discussed in detail कि LRM framework और liquidity risk is the most crucial risk that the NBFCs face. Now, before I get into the framework itself, yeah, what is the compliances, what you have to do, all that is fine. Before that, let's understand what is liquidity risk. So let me explain to you guys. What happens is liquidity risk is कि basically मेरे पास पैसा है but अभी नहीं है. In very simple terms. तो अभी नहीं है तो अभी कैश कहां से लाके पेमेंट करूं? तो इफ आई हैव अ लायबिलिटी दैट स्टैंडिंग करंटली, आई नीड कैश टू पे इट आउट. अब उस लायबिलिटी को पे आउट करने के लिए अगर मेरे पास कैश नहीं है तो डेट बिकम्स अ रिस्क. दो आई माइट हैव प्रॉफिटेबल असेट्स इन माय बैलेंस शीट, बट चूंकि मेरे पास कैश नहीं है, दैट बिकम्स अ रिस्क. हाउ आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. एक बार एनबीएफ एचएफसीज का एग्जांपल लेते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. ओके, अ टिपिकल हाउसिंग लोन इन इंडिया would range between a short term housing loan would be minimum 10 years and may extend up to 30 years. Okay, तो imagine, say we take an average of 25 years कि 25 साल का एक हाउसिंग लोन है. Now, a housing finance company has lent a loan to someone, an individual. Say कौशल took a loan for housing, 25 साल का लोन है. 25 साल के अंदर कौशल जाके उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को जाके पैसा चुकाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. एनबीएफसी का धंधा है ऐसे टाइप के लोन देना. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 25 साल में कौशल तो अपना पैसा चुकाएगा, बट व्हेन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इज फंडिंग इटसेल्फ, it's very difficult for housing finance company to raise a liability that's 25 years long. There are rarely loan into the markets that range so high. मतलब इतने लंबे लोन में सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस ही होता है. There is no other type of loans जो इतना लंबा होता है. As I mentioned in the previous sessions also, NBFCs का major funding come from banks. A typical bank loan to NBFC or a HFC would be in range of 3 to 5 years. Some longer, maybe 7 to 10 years, but not beyond that. It's very difficult to raise liabilities beyond that, because see, when I go for a long term horizon, जितना मेरा long term loan होगा उतना ज्यादा उसमें risk बढ़ जाता है, because there are more uncertainties added to each event when the loan becomes too long term. Hence इतना लंबा लोन कोई भी देता नहीं है. Hence imagine हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसका लोन असेट मैच्योर होगा 25 साल में, बट उसका लायबिलिटी पिछले अगले 10 साल में मैच्योर हो जाएगा. कैन यू अंडरस्टैंड द रिस्क ओवर हियर? तो अब मैंने लोन से 10 साल के लिए मैंने लोन लिया था एट 10%. मैंने उसको कौशल को आगे 25 साल के लिए लोन दिया एट 15%. सो आई हैव अ स्प्रेड ऑफ 5%. अगर देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे आई एम अर्निंग अ इंटरेस्ट स्प्रेड ऑफ 50%. प्रॉफिटेबिलिटी इट्स वेरी गुड. बट द इशू इज, जो ये मेरा पैसा आना है ये ओवर द 25 ईयर्स आना है, जबकि जो मेरे को पैसा चुकाना है ये मेरे को अगले 10 साल पे चुकाना है. तो रिस्क समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो दिस पर्टिकुलर रिस्क, दिस एक्चुअली रेजेस कंसर्न्स फॉर अस. आई थिंक यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. यस. तो अब मेरे को इस रिस्क को एड्रेस करना है कि भाई जब तुम्हारे पास लायबिलिटी आए, यू हैव द इनफ कैश टू पे बैक इट. नॉर्मली क्या करेगा कोई भी, अब ये मिसमैच तो हमेशा ही रहेगा. नॉर्मली कोई भी क्या करेगा कि देयर विल बी अ फंडिंग प्लान. जब 10 साल के एंड के ऊपर मेरा लायबिलिटी मैच्योर होगा, आई विल रेज अनदर लायबिलिटी, एंड उस लायबिलिटी के बेस के ऊपर आई विल रीपे दीज लैंड. ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स अ पर्टिकुलर बिजनेस अप्रोच. बट लेट मी गिव एन एग्जांपल. This happened in an Indian scenario. There was a case. So due to some macro level disruptions, banks lost their trust on NBFC sector. So that was called liquidity crisis. So this was also famously known as ILNFS crisis. So this ILNFS crisis induced what? Distrust among the banks to lend to NBFCs. Now there was one NBFC, which was, or HFC, that lent on long-term loans, housing finance for normal business. बट उसने अपने आप को फाइनेंस कैसे करके रखा था? सीपीस के थ्रू, कमर्शियल पेपर्स. यू ऑल मस्ट बी नोइंग व्हाट इज कमर्शियल पेपर्स. अब कमर्शियल पेपर्स क्या है, हर थोड़े टाइम में इट हैड अ कमर्शियल पेपर ऑफ अराउंड 8,000 करोड़. नॉट दैट लार्ज फॉर इट्स एसेट साइज, बट स्टिल अ लार्ज अमाउंट, 8,000 करोड़. सो 8,000 करोड़ के सीपीस थे उस पर्टिकुलर एचएफसी के. नाउ व्हाट हैपेंड इज,
हर बार जब भी मेच्योरिटी आता था सीपी का, इट वुड इशू न्यू सीपीज एंड द ओल्ड सीपीज वर repaid and this was the cycle we went on. Now what happened is, because of this disruption on the macro level, disruption, this particular HFC was unable to rewound its commercial papers. वो वापस से कमर्शियल पेपर, क्योंकि पिछली बार तो बैंक ने कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर दिया था उसके, इस बार जब वो बैंक के पास गया कि भाई मेरे कमर्शियल पेपर्स ले लो वापस से, बैंक ने लेने से मना कर दिया. देयर वर नो इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट. अब वो जो पुराने कमर्शियल पेपर मैच्योर हो गए, उनका पेमेंट कहां से करूं? उसके लिए पैसा कहां से लाऊं? मेरे पास एसेट्स है, वेरी गुड क्वालिटी एसेट्स, दे आर पेइंग मी रेगुलरली, आई एम अर्निंग ऑन देम, बट द प्रॉब्लम इज मेरे को पैसा आज चाहिए. आई नीड कैश इन हैंड टुडे, दैट मेरे पास नहीं, वो मेरे पास नहीं है. This induced a very big crisis for that particular NBFC, and ultimately that NBFC or that HFC went into bankruptcy. That, so this gives you an understanding ki how crucial liquidity risk is. This motivated RBI to bring in LRM framework, that is liquidity risk management framework. अब पूरा समझ में तो आ गया होगा कि अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्या है. द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव इज दैट द NBFC or HFC should have sufficient liquidity where they are able to meet out their obligations. So here, understand the difference. When I was talking about capital regulations are talking about absorption of losses. So where I have lost money, I'm losing out money, I am not able to earn enough money, and in that case there are losses, I have enough sufficient capital to absorb those losses. But liquidity risk is different. It's a perfectly profitable company can still go bankrupt because of liquidity risk. So liquidity risk requires a separate management. Capital adequacy is actually not able to cover up this liquidity risk. That's the issue. Okay. So here RBI brought up a liquidity risk management framework. यहाँ तक clear है अनिरुद्ध? Can you go through that again? Capital wala, I didn't understand ki why capital adequacy would not satisfy the liquidity risk. अच्छा देखो, कैपिटल में क्या हो रहा था कि अगर तुम्हारा कोई पर्टिकुलर अमाउंट का लॉस हुआ, तो वो जो लॉस है वो कैपिटल एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है. बट यहाँ पे लिक्विडिटी में वैसा नहीं, मेरा लॉस हो ही नहीं रहा है. मेरा अगर तुम P&L खोल के देखोगे तो इट्स प्रॉफिटेबल, मेरे पास कैश नहीं है. अच्छा, हाँ, got it. समझे? प्रॉब्लम इज द कैश फ्लो. हाँ, मतलब देखो, कैपिटल एडिक्वेसी में द इशू अराइजेस इन द P&L स्टेटमेंट, जबकि लिक्विडिटी रिस्क में इशू अराइजेस इनटू कैश फ्लो स्टेटमेंट. Got it. समझ गए? हाँ कौशल. So basically, अगर I have to, like, in a very one-liner say कि LRM is about asset liability mismatch का prevention, तो क्या वो सही होगा? It's exactly what liquidity is. It is exactly perfect statement. It's liquidity risk management is entirely about asset liability mismatch. मैं आगे जाके उस टर्म पे आता, as you mentioned. But इसमें we maintain a provision in terms of capital adequacy and all that. Wouldn't that be can those funds not be used when such case arises, like illiquid company becomes illiquid or something? अच्छा, तुमने कैपिटल एडिक्वेसी में क्या किया था अनिरुद्ध? तुमने एक Provision पर्टिकुलर सोर्स प्रोविजन कहाँ किया था तुमने? कैपिटल एडिक्वेसी में तुमने प्रिस्क्राइब सोर्सेज से कैपिटल रेज किया था. अब उस कैपिटल का तुमने क्या किया? लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया है. वो पैसा है, आएगा तुम्हारे पास, पर लॉन्ग टर्म में आएगा. कैपिटल एडिक्वेसी में तुमने प्रिस्क्राइब सोर्सेज से कैपिटल रेज किया था, प्रोविजनिंग कहाँ किया? अच्छा, ठीक है, sorry. Or even I will explain further. Even if there is a provisioning is actually a hollow entry. It's just keeping aside the fund, but actually कोई provisioning के backing में पास cash थोड़ी होता है. The entire issue is from cash, liquid cash. देसी में भाषा में बोले तो भाई रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा नहीं है. समझ गए? Okay. That being said, एक liquidity risk management framework आया. किन NBFCs के ऊपर लगता है? NBFCs, HFCs having asset size more than 100 crores. ठीक है. SICICs they have mentioned over here the term. तो वो पहले एक टर्म हुआ करता था systemically important CICs, that are CICs with asset size more than 500 crores. वो अभी भी CIC master direction में दिया हुआ है. But in any case now all the CICs are under ML. So I am not sure how does this compliance work. In my opinion, all the CICs would now be required to comply with LRM. That's my personal opinion. But that might require further deliberations. Not a professional opinion at this stage.
बट इट्स टर्म अभी भी एलआरएम फ्रेमवर्क में वैसा ही दिया, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट सीआईसी। हाँ, बट ये टाइप 1 एनबीएफसीज, एनओएचएफसी और एसपीडी में स्टार्टिंग वाले सेशन में समझा चुका हूँ। टाइप 1 एनबीएफसी आई एम नॉट श्योर मैं डिस्कस किया था कि नहीं, आई एम टेकिंग दिस 5 minutes diverting myself to explain what is type 1 NBFC. Type 1 NBFCs are NBFCs that do not have public fund or customer interface. So any NBFCs that do not have public funds or customer interface is classified as type 1. इन लोग का लाइसेंस भी अलग होता है। You can have a separate type 1 license that are easier to get. उसमें कुछ कुछ regulations तुम पे नहीं लगते, FPC वगैरह हो सब, क्योंकि तुम customer interface वगैरह नहीं कर रहे हो। तो that's what there. Type 2 is the commonly used license in India. That is little difficult to get. ठीक है। Now coming to LRM framework. What does LRM framework prescribe? So LRM framework has multiple responsibilities prescribed to different levels of your management. सबसे पहले बोर्ड को क्या बोला कि यू हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द रिस्क मैनेजमेंट। लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए पूरा फ्रेमवर्क तुम बनाओगे और लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड का है। ओके, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, व्हाट डू यू मीन बाय सेटिंग अप? बेसिकली एक पॉलिसी होता है जो बोर्ड अप्रूव होता है। दैट इज द पॉलिसी all the NBFCs are, all the applicable NBFCs are required to have it. Then if you have a CRO would be actively involved with the management of the liquidity risk. भाई CRO का काम ही है रिस्क मैनेज करना। लिक्विडिटी रिस्क इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रिस्क दैट द NBFCs फेस, हेंस CRO को ये काम करना ही है, देयर इज नो सेकंड ऑफ। बट ऑफ कोर्स हर कोई को CRO नहीं मेंटेन करना होता है, यू गाइस नो दैट। 5000 करोड़ से ऊपर वाले को होता है वो चीज। RMC जो है अपने मीटिंग के अंदर लिक्विडिटी रिस्क को कंसिडर करेगा, RMC की भी रिक्वायरमेंट्स है, यू ऑल गाइस नो दैट। देन हाँ, अब जब मैं पिछले उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उसमें डिस्कस कर रहा था, तब आई हैव मेंशन्ड देयर इज वन मोर कमिटी, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी। तो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी तो एक होता ही है। तो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल रिस्क ऑफ द NBFC. However, this time this liquidity risk management framework prescribes one more committee, that is asset liability management committee, that deals with only liquidity risk. ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क को डील करने के लिए एक अलग कमिटी होता है। इज्जत समझ रहे हो तुम कितना है लिक्विडिटी रिस्क का? सारे रिस्क के लिए एक कमिटी, बट एक लिक्विडिटी रिस्क के लिए एक अलग कमिटी। और सिर्फ एक कमिटी नहीं है, इस कमिटी के साथ में देयर इज अ सपोर्ट ग्रुप एज वेल। सो अब कमिटी, मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। तो देयर आर टू थिंग्स यू नीड टू सेट अप। वन इज लिक्विडिटी असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी, दैट इज कॉमनली रेफर्ड एज एल्को, एंड अनदर असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप, कॉमनली रेफर्ड एज सपोर्ट ग्रुप। ठीक है, तो अब जो एल्को है, एल्को के अंदर क्या होगा कि टॉप मैनेजमेंट होगा। इसका हेड वुड बी CEO, MD और ED। और यूजुअली जितने भी डिपार्टमेंट के चीफ है, तुम्हारे क्रेडिट डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिवीजन, इन सब के जो हेड्स है, they basically become member of asset liability management committee. Now asset liability management committee जो है ना, ये पूरा ओवरऑल रिस्क का वो देखता है कि भाई फ्रेमवर्क कैसा है, सही चल रहा है नहीं। ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्यूटेशंस और वो सब, एनालाइजिंग, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑपरेशनल लेवल वाला, वो सब एक सपोर्ट ग्रुप करता है, दैट इज फॉर्म बाय ऑपरेशनल एम्प्लॉइज। दीज आर कॉल्ड एसेट लायबिलिटी सपोर्ट ग्रुप। तो सच अ बिग फ्रेमवर्क, बोर्ड, CRO, RMC, एल्को, सपोर्ट ग्रुप, हर कोई इसमें रिस्पॉन्सिबल है जस्ट टू मैनेज वन रिस्क। दिस इटसेल्फ गिव्स यू द इंपॉर्टेंस की कितना ज्यादा है, हाउ क्रूशियल इट कैन बी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बोलता है। एक तो क्या बोलता है कि जब आप इंटरनल प्राइसिंग कर रहे हो, इंटरनल प्राइसिंग है कि अपने लोन रेट्स डिटरमाइन कर रहे हो या अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस कर रहे हो, तब कंसिडर लिक्विडिटी रिस्क। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू हैव टू थिंग्स। वन इज फंडिंग स्ट्रेटजी। इट्स वेरी क्लियर वाई फंडिंग स्ट्रेटजी, बिकॉज अगर मेरे को फंड्स का जरूरत पड़ा, एकदम से रैंडमली मेरे को फंड्स का जरूरत पड़ा, तो फंड्स कहाँ से आएंगे? आई शुड हैव दैट स्ट्रेटजी इन प्लेस, बिकॉज लिक्विडिटी रिस्क मैनेज करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मेरा फंडिंग कहाँ से आ रहा है। बिकॉज मेरा एसेट लायबिलिटी मिसमैच कहाँ से फॉर्मुलेट होगा कि मेरे लायबिलिटीज और एसेट के बीच में मिसमैच है, तो लायबिलिटीज इज अ वेरी क्रूशियल कंपोनेंट। ठीक है, अनदर इज कंटिजेंसी फंडिंग प्लान। अब नाउ व्हाट इज कंटिजेंसी फंडिंग प्लान? एज द नेम सजेस्ट कि भाई कोई कंटिजेंसी इवेंट हो गया, कल हालत खराब हो गए, मार्केट मैक्रो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस हुआ, एनी अदर नेचुरल कैलामिटीज हुए, तो मार्केट इज डिसरप्टेड इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली देयर इज अ डिसरप्शन इनटू द मार्केट, तो फंड्स कहाँ से लेके आओगे? यू शुड हैव सम जैसे ना फायर एस्केप प्लान, काइंड ऑफ फायर एस्केप प्लान कि भाई अगर आग लगी तो कहाँ से निकलोगे। तो दैट इज अ कंटिजेंसी फंडिंग प्लान जो तुम्हें लेके चलना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू वुड आल्सो हैव कोलेटरल मैनेज, वो सिक्योर्ड लोन कर रहे हो तो कोलेटरल्स के थ्रू तुम वो कर पाओ, एंड दैट इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दिस there are to be disclosures to be made on website on a quarterly basis. Appendix 1 के अंदर फॉर्मेट दिया हुआ है LRM का, उस फॉर्मेट के अंदर क्वार्टरली वेबसाइट के ऊपर एक डिस्क्लोजर जाना होता है LRM का, हर एक NBFC जिसके ऊपर एप्लीकेबल है।
ठीक है। इसके अलावा देयर आर फ्यू फैक्टर्स जिसके रिलेटेड एक एक पैराज उस एलआरएम फ्रेमवर्क में दिए हुए हैं। इंटर ग्रुप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट से वो रिव्यू करवा लेना। एमआईएस जो है आपका वो लिक्विडिटी रिस्क के रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, दीज ऑल इज देयर। एक बहुत लंबा सा फ्रेमवर्क है जो बहुत सारा क्वालिटेटिव डिस्कशन करता है अराउंड लिक्विडिटी रिस्क। आई वुड सजेस्ट अगेन एज आई सजेस्ट इन एवरी सेशन, गो रीड द रेगुलेशंस, that would help you out to understand what is the requirement। यही सब चीजें वहां पे दी हुई है, गवर्नेंस में क्या क्या करना होगा, डिस्कशन अराउंड एमआईएस में व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। ये सब चीजें एक्सप्लेन करने में उतना ज्यादा नहीं है, बट इसको इंप्लीमेंट करना होता है एनबीसी। टिल हियर इट्स डन। till here it's a governance or compliance wala part. From here I will be moving to gap analysis and little bit technical discussion how liquidity risk is computed and how it works. So अभी तक में कोई डाउट? ठीक है। So now how do we calculate liquidity risk? So to calculate liquidity risk, we call, you can use two terms that are relevant over here. One is maturity profiling and another is gap analysis. Okay, now what is maturity profiling? Maturity profiling is मैं हर एक अपने जो असेट या लायबिलिटी है वो कब मैच्योर हो रहा है, मतलब असेट से मेरे को कब पैसा मिलना है और लायबिलिटीज मेरे को कब पे ऑफ करना है, उनका एक बकेट में प्लॉटिंग करता हूँ। इस बकेट प्लॉटिंग के बेसिस पे आई देन कंपेयर द टू टू डिटरमाइन द गैप। अनिरुद्ध, आई विल टेक दैट आउट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, नहीं सॉरी गलती से। हाँ ठीक। तो अब आई विल जस्ट शो यू वन, just give me a second, I will just display one form on the screen. So this is DNBS 4A जो एक NBFCs को यूजुअली रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, नाउ हाँ देखो यहाँ पे when you see हर एक टाइम बकेट बना हुआ है, तो 0 days to 7 days, 8 days to 14 days, 15 days to 31 days, 1 month to 3 month, 3 month to 6 month। अब इसके आगे वो एक्चुअली 10 years तक जाता है। It's not till 6 months. This is because 4A, so 4A is for short term liquidity, आगे बताऊंगा। तो short term liquidity इसे only 6 months से कंसिडर कर रहा है, बट आप जब स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी देखोगे दैट इज DNBS 4B, उसके अंदर वो 10 साल तक जाता है। तो अगले 10 साल तक में आपका कौन सा असेट, मतलब जैसे टर्म लोन है, तो फॉर ये टर्म लोन आपका कहाँ पे जाके मैच्योर हो रहा है। ठीक है, यूजुअली अगर तो आउटफ्लो, सबसे पहले मेरे का आउटफ्लोस प्लॉट करना होता है, उसके अगेंस्ट में देन आई आल्सो प्लॉट द इनफ्लोस। ठीक है, कि मेरा इनफ्लोस कहां से आ रहा है। अब दोनों को करने के बाद टोटल इनफ्लो टोटल आउटफ्लो, आई देन सी द मिसमैच। मिसमैच इज व्हाट, कि भाई आउटफ्लो माइनस इनफ्लो जो बच गया, अब वो कहां से लेके आओगे, दैट इज मिसमैच। तो दिस इज कॉल्ड गैप एनालिसिस, कि मेरे आउटफ्लो और इनफ्लो के बीच में कितना गैप है, दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज गैप एनालिसिस। ओके, यहां तक और कुछ डाउट्स, कंसर्न या कोई पॉइंट जो तुम लोग को लग रहा हो, ये इंपॉर्टेंट है समझना। हाँ, गैप एनालिसिस समझ में आ गया तो फिर मैं आगे और एक दो टॉपिक्स उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। So ये बकेटिंग इज द होल थिंग, वो जो अपन स्ट्रेस टेस्टिंग के रिपोर्ट में किए थे वो बकेटिंग और ये बकेटिंग सेम ही होता है कि कुछ डिफरेंस होगा, कुछ होना नहीं चाहिए ना वैसे तो। आई विल डिस्कस इन द एंड ऑफ सेशन। ओके, ठीक, सो मैच्योरिटी प्रोफाइलिंग हम लोग करते हैं। तो मैच्योरिटी प्रोफाइलिंग में मैंने क्या किया, 1 to 7 डेज में मेरे कैश आउटफ्लो इनफ्लो प्लॉट किया, 8 to 14 में, 15 to 13, ऐसे 10 years तक के अलग अलग बकेट्स होते हैं, हर एक बकेट के बेस में मैंने प्लॉटिंग किया। उसके बाद में मैंने गैप कैलकुलेट किया कितना गैप है। नाउ देयर आर रेगुलेशंस दैट से एक अब यहाँ पे एक चीज समझो, नियरर द बकेट द मोर क्रूशियल इट इज, द मोर नियर द बकेट इज मोर क्रूशियल इट इज। आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस, बट एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास टाइम है तो आई हैव 10 थिंग्स टू डू। अगर मैं 10 साल का बात करूं, 10 साल में मिसमैच है, हाँ ठीक है ना भाई, मेरे पास 10 साल है फंड रेज करने के लिए, देयर आर 10 डिफरेंट सोर्सेज आई कैन एक्सप्लोर। ठीक है, मेरे पास 8 साल के एंड पे भी खड़ा हूं तब भी मेरे पास 2 साल होंगे, तो इट्स टू मच टाइम फॉर अस टू। बट इफ आई डील अबाउट द स्मॉलर बकेट्स, दी स्मॉलर बकेट्स आर वेरी क्रूशियल बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है ना। इफ आई टॉक अबाउट 1 to 7 डेज, यहाँ पे तो आई शुड नॉट टॉलरेट इवन अ सिंगल रुपी मिसमैच। भाई अगले 7 दिन में पैसा देना है, अगर उसके लिए ही मेरे पास कैश नहीं है या कैश आने का कोई जरिया नहीं दिख रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट द इमरजेंसी। इफ दिस इज नॉट इमरजेंसी, व्हाट इज द इमरजेंसी?
तो यहाँ पे दिस बिकम्स वेरी क्रूशल कि द नियरर द बकेट द मोर क्रूशल इट इज. सो एलआरएम फ्रेमवर्क आल्सो सेज कि अप टू 1 ईयर वाला जो है ना, दैट्स अ वेरी क्रूशल बकेट्स. तो यहाँ पे यू सेट अप इंटरनल लिमिट्स कि भाई इस 1 ईयर तक के जितने भी बकेट्स इसमें मिसमैच, इसके ऊपर हम जाने ही नहीं देंगे. वी वोंट लेट द मिसमैच गो बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर लिमिट्स, हेंस दिस इज टू बी सेट अप. हाउएवर 3 बकेट्स के लिए उन्होंने खुद ही प्रिस्क्राइब किया कि इससे नीचे तो करना ही मत. मतलब 1 to 7 days है तो मिसमैच शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस. 8 to 14 है तो भी 10%. 15 to 30 डेज वाला जो बकेट है उसमें 20%. इससे ज्यादा का मिसमैच नहीं. देखो 20% इज एक्चुअली हायर लिमिट. 20% का मिसमैच. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. तो मैच्योरिटी प्रोफाइलिंग किया, उसके इस हिसाब से गैप एनालिसिस किया. गैप एनालिसिस के लिए हमने लेवल सेट की कि उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस. तो अगर तुमसे कोई पूछे कि लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस क्या होता है, तो बेसिकली गैप एनालिसिस में हम लोग कितना गैप हम लोग बेयर करने के लिए रेडी है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी गैप रिस्क टॉलरेंस. इसके लिमिट्स हम लोग को सेट करना होता है. ठीक है. Apart from that is consider off balance sheet items. Off balance sheet items के थ्रू कुछ, I will give you an example. You have a guarantee issue. Now, if this guarantee materializes, you might have to pay out cash. Where do you get that cash from? That guarantee might result in your default. So, even the off balance sheet exposures that are not on your balance sheet should be considered while arriving at the gap analysis. That is one point. Apart from these, there is one more concept called stress testing. Liquidity LRM framework also requires you to do stress testing. Now, what is stress testing? Stress testing is basically when we stress test a particular exposure. Now, let me give you an example. एक लोहे का rod अगर होता है ना, what happens into steel industry? You actually bend that steel to see till what extent is that steel capable of bending before it breaks. So this is called stress testing. So we put up stress on that steel to check कि भाई ये कितना resilient है. The same is the term with financial dealings. So financial dealing also, when we do analysis, when we do risk assessment, we do stress testing. So what we actually do is we actually bend the assumption. अब in liquidity risk, I will just explain you with example. In liquidity risk हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मेरे जैसे इनफ्लो आउटफ्लो प्लॉट किया, मेरे पास गैप निकल के आ गया. यहाँ तक क्लियर है? To stress test it. अब नॉर्मल सिनेरियो में आई एम सीइंग कि ओके, इन नॉर्मल सिनेरियो, इन एक्सपेक्टेड सिनेरियो आई एम एक्सपेक्टिंग द थिंग्स टू टर्न आउट, आई एम pretty good. बट अगर मैंने इन चीजों को बेंड किया, मतलब फॉर एग्जाम्पल देयर वर डिफॉल्ट्स दैट वर लार्जर देन आई एक्सपेक्टेड. तो अगर मेरे डिफॉल्ट ज्यादा हुए तो मेरा कैश इनफ्लो कम हो जाएगा. तो उस सिचुएशन में क्या मेरे पास स्टिल आई हैव इनफ मनी टू पे ऑफ माय लायबिलिटी? So this is called stress testing, where I apply stress factors to my assumptions to calculate the outcome and then check कि still am I able to comply with it or not. ठीक है. This is called stress testing. Clear है? तो stress testing करना होता है liquidity risk का, that's a compliance requirement. ठीक है. Apart from that, there are 2 forms that are required to be filed by every NBFCs. Structural liquidity, जो मैं भी बोला, this is similar form for this one only. Structural liquidity का एक फॉर्म होता है, that उसमें 10 साल तक का तुम्हारा पूरा अलग अलग गैप एनालिसिस पूरा प्लॉट करना होता है. That has to be submitted every month by an NBFC within 15 days from the end of month. शॉर्ट टर्म डायनामिक लिक्विडिटी जो मैं तुम्हें अभी बता रहा था, DNBS 4A, जो क्वार्टरली जाता है 15 days from the end of quarter, RBI को सबमिट करना होता है. That is the reporting requirement. This brings end to the liquidity risk management framework. From here, I will move on to liquidity coverage ratio before moving any other doubt. So the stress testing is essentially based on assumption, right? Few assumption we make that in the future No. It's not based on assumption, it's based on actual figure. तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ कि जो मेरे लोन का मैच्योरिटी प्रोफाइलिंग है, मेरे को पता है ना मेरे लोन का पैसा कब कब आना है. मेरे को पता है ना मेरी लायबिलिटीज मैच्योर कब हो रही है. Correct. तो स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी बोलते हैं इसको. तो स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इज बेसिकली यू टेक अप द बैलेंस शीट फिगर्स एंड दोस फिगर्स आर प्लॉटेड बेस्ड ऑन योर मैच्योरिटी प्रोफाइलिंग. अब मैच्योरिटी प्रोफाइल में भी 2 चीजें, सम आइटम्स यू वुड नो, ठीक है. अब ये बट सम आइटम्स यू माइट नॉट. लाइक आई विल टेल यू एग्जांपल ऑफ इक्विटी. अगले 10 साल में तो यू आर नॉट एंटिसिपेटिंग कि इक्विटी का कैश आउटफ्लो होगा, राइट. तो अब उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड इज इट गोज इनटू द मैक्सिमम बकेट. तो देयर इज अ टेबल इनटू द लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जहां मैच्योरिटी प्रोफाइलिंग के रिलेटेड दे हैव गिवन गाइडेंसेस कि ओके इस टाइप के एसेट्स को तुम्हें इस तरह से डील करना है. इट इज मेंशन्ड ओवर देयर. वो एक बार टेबल पढ़ना, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाउ डू वी डिटरमाइन मैच्योरिटी प्रोफाइल.
but it's based on actual scenarios, not predicted. यहाँ तक clear है? Now we're moving to liquidity coverage ratio. Now what is liquidity coverage ratio? Liquidity coverage ratio basically says कि अगले 30 दिन में तुम्हारा जो नेट कैश आउटफ्लो होने वाला है उसके रिलेशन में यू मेंटेन HQLAs, that is high quality liquid assets. As the name suggests, these assets are high quality and liquid. So high quality liquid क्या? तो definition है means liquid assets everyone understands, which can be sold at a very easily readily sold. So liquid assets that can be readily sold or immediately converted to cash for little or no loss of value or used as collateral to obtain funds in the range of stress scenario. That's the underlying definition of HQLA. However, not every asset that fulfills the definition of HQLA will be considered HQLA. There are specific assets that are prescribed. अगर तुम वो LCR का फ्रेमवर्क खोलोगे वहां दिए हुए हैं assets, उन्हीं assets को हम लोग HQLA कंसिडर करते हैं. ठीक है. Now, so how do we calculate LCR? LCR का formula is HQLA divided, so amount of HQLA that you have maintained divided by net cash outflow for the next 30 days. So अगले 30 दिन में तुम्हारा जो cash outflow होने वाला है, but not cash outflow, net cash outflow. Now here the term becomes net. So net of what? So net of cash inflow that you are going to receive. So I will take an example. अगले 30 दिन में जो तुम्हारे कैश आउटफ्लो होने, मतलब तुमने प्रेडिक्ट किया कि अगले 30 दिन में मेरे को 100 रुपए का कैश देना है, ठीक है, बट आई एम प्रेडिक्टिंग, सॉरी नॉट प्रेडिक्टिंग, बट आई नो दैट कॉन्ट्रेक्चुअली मेरे को अगले 30 दिन के अंदर 60 रुपीज का कैश आना भी है, दैट इज कैश इनफ्लो आना है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल नेट ऑफ द इनफ्लो फ्रॉम द आउटफ्लो एंड हेंस जो बचा हुआ है 40 रुपीज, इस 40 रुपीज के अगेंस्ट मेरे पास 100% कैश HQLA, अब 100% है कितना है वो मैं आता हूँ, बट इस 40 रुपीज के अगेंस्ट मेरे को HQLAs मेंटेन करने होंगे. मींस आई नीड HQLAs वर्थ ऑफ 40 रुपीज और द HQLAs दैट हैव कैपेसिटी टू जनरेट 40 रुपीज. अब HQLA में भी आता हूँ कि हाउ दे आर कंप्यूटेड, उनका वैल्यू कैसे कंप्यूट किया जाता है, ठीक है, दैट इज देयर. तो इस तरह से हम LCR कैलकुलेट करते हैं. तो LCR इज HQLA डिवाइडेड बाय द नेट कैश नेट यू अंडरस्टूड व्हाट इज कैश आउटफ्लो फॉर नेक्स्ट 30 डेज. ठीक है. अब यहाँ पे एक सबसे पहला चीज HQLA कैसे कैलकुलेट होता है. तो HQLA का कैलकुलेट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द HQLA, ठीक है, जो वो रियलाइज करने का ताकत रखते हैं. अब इसमें 3 तरह के HQLA होते हैं, ये डायरेक्शंस के अंदर गिवन है. HQLAs दैट आर कंसिडर्ड विदाउट एनी हेयरकट, मतलब उनका जो वैल्यू है विल टेक इट एट द फेस वैल्यू. एग्जांपल कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 100 रुपए का कैश है, इट विल बी कंसिडर्ड HQLA ऑफ 100 रुपीज. कैश इज अगेन अ लिक्विड एसेट, वेरी लिक्विड एसेट, ठीक है. तो कैश. अनदर इज some assets that apply with a 15% haircut. तो अगर 100 रुपए का है तो we'll consider them at 85 only. Some assets with 50% haircut. These are specifically list is given. उस list के हिसाब से you have to see कि तुम्हारा HQLA कहाँ जा रहा है. तो HQLA इन्हीं 3 criteria के अंदर जो HQLA fall कर रहे हैं उन्हें भी consider HQLA. Specific haircut निकाल के भी calculate the value and compare it against the net cash outflow for the next 30 days. That's how HQLA is calculated. Now how much, what is the LCR ratio? So इसके basis पे I will get the LCR ratio. Now, what is the LCR ratio that I have to maintain? ठीक है. These requirements were brought in 3 to 4 years back. Okay. However, LCR तो वो gradually apply कर रहा है. At this stage, if I talk about, so last milestone achieved was December 2022. तो December 2022 तक actually जो 10,000 करोड़ से कम वाले NBFCs थे, asset size कम वाले NBFCs थे. अच्छा हाँ, आई एम नॉट श्योर इफ आई मेंशन द एप्लीकेबिलिटी. आता हूँ. 10,000 करोड़ से कम वाले NBFCs थे, उनको मेंटेन करना है अप टू 60%. 10,000 करोड़ से ऊपर वाले जो NBFCs है, they have to maintain 70% of HQLA currently. That is the current status. Going forward, December 23 से सारे ही NBFCs को 85% का LCR मेंटेन करना है. From December 2024 onwards, 100% LCR would be applicable. I think, I'm sorry, I missed out applicability of LCR. LCR is applicable for NBFCs or HFCs asset size more than 5,000 crores, except CICs के ऊपर LCR का रिक्वायरमेंट नहीं आता है. टाइप 1 NBFCs, NOH and SPDs इनके ऊपर नहीं लगता है. हाँ, बट ऑल डिपॉजिट टेकिंग NBFCs, all deposit taking irrespective of the asset size, they have to comply with the HQLA because तुम deposit taking हो. I will discuss a little bit more on deposit taking NBFCs as I have gotten this opportunity. ठीक है, once I complete the liquidity risk coverage ratio. तो लिक्विडिटी HQLA कैलकुलेट किया हमने, नेट कैश आउटफ्लो कंप्यूट किया, उसके हिसाब से लिमिट देके स्पेसिफिक हेयरकट्स लगा के, दैट्स हाउ वी अराइव एट द HQLA, सॉरी LCR.
So two requirements we discussed today: LRM framework applicable to all NBFCs with asset size more than NBFCs and HFCs with asset size more than 100 crores. LCR, that is liquidity coverage ratio, applicable to NBFCs and HFCs with asset size more than 5,000 crores, same as CRO. ठीक है. While we are on this topic, मेरे को एक छोटा सा point यहाँ पे तुम लोग को बताना था, that is about deposit taking NBFCs. So deposit taking NBFCs in India, they do exist. NBFCs can take deposits in India. I hope you know there are only few deposit taking NBFCs that exist currently in India, and RBI in the last 20 years have not issued a single deposit taking NBFC का license. They have actually stopped. Even अगर तुम RBI की वेबसाइट पे एप्लीकेशन वाला पोर्टल देखोगे तो वहां पे कोई ऑप्शन भी नहीं है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का लाइसेंस अप्लाई करने का. They only talk about नॉन डिपॉजिट. तो एक there are many like HDFC था, बट अब तो वो भी नहीं बचेगा. It's already merged. There is, I think Sundaram is there. Then there is Religare. Shriram Finance is there. मतलब श्रीराम यूनियन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये दोनों हुआ करते थे पहले. अब दे आर श्रीराम फाइनेंस. दे आर देयर. दे आर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज इन इंडिया. देयर आर, अब आरबीआई डजंट अलाउ एनी फर्दर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज. ये एक पॉइंट मेरे को डिस्कस करना था. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन.